मैग्नेटिज्म। एक पार्ट हमने पढ़ा क्लासिकल मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल। अब हम मैग्नेटिज्म का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली में मैग्नेटिज्म के दूसरे पार्ट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट, मैग्नेट चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है कि एक करंट कैरिंग वायर है, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। और मैग्नेट का दूसरा पार्ट है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो पहले से प्रेजेंट है, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी चार्ज पार्टिकल को रख दें या करंट कैरिंग वायर को रख दें तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट, प्रभाव। तो फिर से दो पार्ट में चैप्टर डिवाइड है। एक है करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, उसमें हम कोई करंट कैरिंग वायर या चार्ज को प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड अपना क्या इफेक्ट डालती है। तो पहले हम रिवीजन करेंगे करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। सर स्टार्ट करते हैं। करंट कैरिंग वायर की वजह से सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है। करंट कैरिंग वायर की वजह से कभी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए जरूरी है कि चार्ज होना चाहिए, और जबकि करंट कैरिंग वायर पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, करंट कैरिंग वायर न्यूट्रल होता है। तो करंट कैरिंग वायर की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कभी जनरेट नहीं होती। करंट कैरिंग वायर की वजह से सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। सबसे पहले इसको एक साइंटिस्ट थे ऑस्टर्ड, ऑस्टर्ड ने देखा था। ऑस्टर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक करंट कैरिंग वायर लिया, उसके चारों तरफ लोहे का बुरादा, लोहे के छोटे छोटे पीसेस छिड़क दिए। उन्होंने क्या देखा, जब वायर में करंट फ्लो करती है तब जो उसके चारों तरफ जो लोहे के पीसेस, बुरादा जो फिलिंग थी रखी थी, वो एक सर्कुलर पार्ट में, सर्कुलर टाइप में पूरी रीसेट हो जाती है, उसमें से सर्कुलर शेप बन जाती है। ऐसा लगता है कि छोटे छोटे सर्कल बन गए अपने आप। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया, बोले अभी तो लोहे के टुकड़े ऐसे ही पड़े थे, और जैसे ही वायर में करंट फ्लो करी तो ये सब एक अलाइन हो गए, सेट हो गए, और छोटे छोटे सर्कल्स बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो उनको लगा कि इसका मतलब इन वायर पर, इन लोहे के टुकड़ों पर वायर की वजह से कोई फोर्स लगा है, करंट की वजह से कोई फोर्स लगा है। तब उन्होंने रिजल्ट निकाला कि करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और जो पास में प्रेजेंट लोहे के टुकड़े होते हैं उन पर फोर्स लगता है। लेकिन ऑस्टर्ड ने इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बस एक बेसिक थॉट दे दिया कि करंट कैरिंग वायर कैन क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड सराउंड इट। इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया बाद में एम्पियर ने, इसीलिए उनका इतना नाम है एम्पियर। करंट की यूनिट भी एम्पियर रखी गई, एक्चुअल में एम्पियर साइंटिस्ट का नेम है। एम्पियर ने ये डराइव किया कि आखिर करंट कैरिंग वायर की वजह से अगर हम आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालें कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है या कितनी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, तो उसकी क्या वैल्यू होगी। दैट इज इंटीग्रल b डॉट dx इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। इसे एम्पियर का सर्किट का नियम कहते हैं। अब इसमें b डॉट dx क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। dx क्या है, एक्चुअली बुक्स में dx की जगह dl लिखा होता है। अब dl से बच्चे होते हैं कंफ्यूज। dl एक्चुअल वायर का पार्ट नहीं है, सोचते हैं वायर का एक छोटा सा टुकड़ा, नहीं। एम्पियर लॉ में ये जो मैंने dl की जगह dx बोल रहा हूं, dx एक्चुअल में r दूरी पर, r डिस्टेंस पर एक छोटा सा पोर्शन ले लिया हवा में, उस पोर्शन में निकाली मैग्नेटिक फील्ड। अब आप इस dx को पूरा इंटीग्रल करें, साइक्लिक इंटीग्रल करें, तो dx पूरा एक लूप कंप्लीट करें, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। r डिस्टेंस पर है ना, तो 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होता है, तो dx साइक्लिक इंटीग्रल dx, साइक्लिक मतलब एक क्लोज लूप हो जाए,
तो वो dx को जोड़ते जाओ तो 2 पाई आर आ जाएगा। तो एम्पियर लॉ इंटीग्रल b डॉट डी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। I इज द नेट करंट इनक्लोज बाय द एम्पियर सर्किट। ये जो एम्पियर ने छोटा सा सर्कल बनाया है ना आर दूरी पर, उसके अंदर कितनी नेट करंट बंद है, नेट करंट इनक्लोज है। जैसे गॉस थ्योरम में था साइन नॉट फाई इज इक्वल टू क्यू नेट, कि कितना चार्ज बंद है हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस के अंदर, वैसे ही कितनी करंट बंद है हाइपोथेटिकल एम्पियर सर्किट के अंदर, दैट इज आई नेट। तो बी डॉट डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल बी डॉट डी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सॉल्व करते हैं तो बी की वैल्यू आती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, अगर आई करंट बंद है। हाँ, मान लीजिए उस सर्किट के अंदर दो वायर हो I1 I2, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट हो, तो आई नेट होगा I1 प्लस I2। दो वायर हो, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो, तो आई नेट होगा I1 माइनस I2। एम्पियर लॉ स्पेशली जो है लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए एप्लीकेबल है। एक लॉन्ग वायर हो, इनफाइनाइट लेंथ का, लॉन्ग भी कह सकते हो, इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो और स्ट्रेट हो, तो उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। उसके बाद इसी लॉ को थोड़ा सा और रिसाइकल किया बायोट-सेवर्ट ने। बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है? बायो-सेवर्ट लॉ ने बताया, बायो-सेवर्ट साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने कोई भी वायर जनरल ले लो, जिगजैग वायर ले लो, टेढ़ा मेढ़ा वायर ले लो, कैसी भी शेप ले लो, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली है आर डिस्टेंस पर। तो उन्होंने बताया बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वायर की लेंथ dl होता है, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा वायर की लेंथ वेक्टर और रेडियस वेक्टर दूरी के बीच का एंगल होता है, थीटा वायर का लेंथ वेक्टर, जिस तरफ करंट जा रही है उसी तरफ लिया जाता है लेंथ वेक्टर, वायर का लेंथ वेक्टर, और जो वायर पॉइंट है उसका रेडियस वेक्टर, उसके बीच का एंगल होता है थीटा। इस पूरी इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, 12th में आपने पढ़ा होगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर से सुन लीजिए बायोट-सेवर्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या इसको एक वेक्टर फॉर्म में अगर आप जाने तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस आर, dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो dl क्रॉस आर करेंगे तो dl है वायर की लेंथ, अब यहाँ पर dl वायर की लेंथ है, एम्पियर लॉ में dx आर दूरी पर हवा में एक छोटा सा पोर्शन था dx, जबकि बायोट-सेवर्ट लॉ में dl वायर का एक छोटा सा पोर्शन होता है, एक छोटी सी लेंथ होती है, उसकी डायरेक्शन वायर पे टेंजेंट डाल दो या वायर पे करंट की डायरेक्शन के अलोंग होती है, दैट इज dl क्रॉस आर। अब एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पर देख लें कि कई बार पूछते हैं करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या होता है, तो आंसर होगा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कई बार पूछते हैं ए मूविंग चार्ज, एक चार्ज मूव कर रहा है उसकी वजह से क्या होता है। साहब एक फ्री चार्ज अगर मूव कर रहा है, करंट नहीं है, फ्री चार्ज मूव कर रहा है, तो अगर चार्ज मूव करेगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। जैसे कहे एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो वायर के अंदर नहीं, सिंपल फ्री हवा में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट आएगी, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो मूविंग चार्ज कैन क्रिएट इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। मूविंग चार्ज अलग से है, हवा में है, कोई करंट कैरिंग वायर नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बायोट-सेवर्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशन है, कुछ फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। एक वायर है जिसकी लेंथ कुछ दी हुई है, फाइनाइट लेंथ है, निश्चित लेंथ है, उस वायर से किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर, पॉइंट वायर से किसी आर डिस्टेंस पर है और पॉइंट से वायर का एक एंड अल्फा एंगल बना रहा है और पॉइंट से वायर का दूसरा एंड बीटा एंगल बना रहा है। ध्यान रखिएगा ये एंगल पॉइंट से है। एक वायर है जिसकी लेंथ कुछ दी हुई है, उससे किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है किसी पॉइंट P पर, और P से अल्फा एंगल बना रहा है वायर का एक सिरा और दूसरा एंड वायर का बीटा एंगल बना रहा है,
और वायर में करंट है आई। तो फॉर्मूला जनरल होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। देखिए बायोट सेवर्ट लॉ में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है और एम्पियर लॉ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए है, तो उसमें म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर है, ध्यान रखिएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। हाँ, इससे हम एम्पियर लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। सोचिए अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का होता तो अल्फा भी 90 की तरफ जाता और बीटा भी। जितना ज़्यादा हम वायर की लेंथ बढ़ाएंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और फिर से याद दिला दूं, अल्फा और बीटा एंगल पॉइंट से हैं, वायर के एंड से नहीं, पॉइंट से हैं। तो अल्फा भी बढ़ेगा, बीटा भी बढ़ेगा। और अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का कर दें तो अल्फा भी 90 की तरफ टेंड होगा और बीटा भी 90 की तरफ टेंड होगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन अल्फा की जगह भी 90 प्लस साइन बीटा की जगह भी 90। साइन 90 होता है 1, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। और यही एम्पियर लॉ होता है फॉर लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो सीधे फॉर्मूला याद करिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 रखिएगा, तो एम्पियर लॉ डेराइव हो जाएगा। हाँ, अगर इनफाइनाइट लेंथ के वायर के एक एंड पर, एक सिरे पर, एक तरफ इनफाइनाइट है और एक तरफ एक एंड पर मैं पूछूं, एक एंड से मैं पकड़ लूं और दूसरा एंड इनफाइनाइट जा रहा है मान लीजिए, तो उस जिस एंड में मैं पकड़े हुए हूं मैं उसी के सामने पर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछूं, तो इसका मतलब एक एंगल हो गया 0 और दूसरा एंगल हो गया 90। तो इसे सेमी इनफाइनाइट भी कहते हैं। इनफाइनाइट लेंथ के वायर के एक एंड पर, एक सिरे पर अगर आप बात करें तो दैट इज ऑल्सो नोन एज सेमी इनफाइनाइट। तो एक एंगल 90, एक एंगल 0, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। साइन अल्फा की जगह 90, साइन बीटा की जगह 0 रख दें तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। तो सेमी इनफाइनाइट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है आर डिस्टेंस पर किसी वायर, स्ट्रेट वायर की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। हाँ, यहीं पर अगर हम वायर के लेंथ के अलोंग सीध में कोई पॉइंट हो, वायर की लेंथ के अलोंग अगर कोई वायर रखा है उसी एक्सेस पर एक पॉइंट आर दूरी पर हो और मैं उस पर पूछूं उस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो 0, क्योंकि अल्फा भी 0 होता है और बीटा भी 0 होता है। तो एक वायर के लेंथ की सीध में, सरल भाषा में समझिए, एक वायर की लेंथ के सीध में अगर कोई पॉइंट है, सीधे से कोई पॉइंट है उसके लेंथ के अलोंग ही, तो उस पर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है 0। साहब फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं। आप राइट हैंड पाम रूल भी कह लो या सरल भाषा में राइट हैंड कंटाप रूल। तो पाम रूल या कंटाप रूल एक ही बात है, बस एक बात ध्यान रखिएगा भैया, अंगूठे को हमेशा, राइट हैंड के अंगूठे को हमेशा करंट की डायरेक्शन में रखिएगा। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में रखिएगा और आप जिस पॉइंट पर निकालना है उस पर अपनी हथेली पाम रख दीजिए। तो पाम से परपेंडिकुलर जो आपकी हथेली होती है उससे परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। या आप ये समझ लो, अगर आप कंटाप मारोगे तो किस तरफ कंटाप मारोगे, पॉइंट को कंटाप मारना है, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पर आप थप्पड़ मारो। थप्पड़ मारोगे तो आपकी हथेली किस तरफ जाएगी, आपको जो हथेली होता है ना, वाइट वाला हथेली, गद्देदार वाला पार्ट, हथेली किस तरफ जाएगी, पाम जिसे कहते हैं, जिसपे हाथों की लकीरें होती हैं, वो किस तरफ जाएगी। अगर आप एक थप्पड़ मारना चाहो पॉइंट को तो उसी तरफ होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। थप्पड़ मारना चाहो अगर मैग्नेटिक फील्ड, थप्पड़ अंदर की तरफ हथेली जाए तो अंदर की तरफ, बाहर की तरफ हथेली आए तो बाहर की तरफ, बस हथेली की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। या थप्पड़ मारते समय हथेली किस तरफ मूव करेगी उस तरफ होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर कोई वायर क्लोज्ड लूप है और वो भी लूप स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हो, स्ट्रेट लाइन से मिलके बना मतलब ट्रायंगल हो, 3 स्ट्रेट लाइन मतलब स्क्वायर हो, कोई हेक्सागन हो,
पेंटागन हो, साइड सबकी सेम होनी चाहिए, सेम है, अगर साइड अलग अलग होगी तब भी आप निकाल सकते हो। सिंपल बायोट सेवर्ट लॉ लगा के, सेम साइड होती है तो थोड़ा एक ट्रिक भी यूज हो जाती है। अगर भाई अलग अलग साइड हो तो आप बायोट सेवर्ट लॉ लगाना, लेकिन अगर सेम साइड हो, ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होती है। अगर आई करंट इस लूप में फ्लो कर रही है तो ट्रिक है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइड है जहाँ पर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इज द साइड ऑफ द शेप, ब्रैकेट 4n sin पाई बाई एन 10 पाई बाई एन, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ऊपर पूरा ब्रैकेट 4n sin पाई बाई एन 10 पाई बाई एन। अब जैसे ट्रायंगल हो तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, स्क्वायर हो तो n की वैल्यू कितनी रखोगे 4, पेंटागन हो तो n की वैल्यू कितनी रखोगे 5, हेक्सागन हो तो कितनी रखोगे 6। और एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, देखो ध्यान रखो, अगर आप वैसे तो राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकाल सकते हो, लेकिन जो लूप उप होते हैं ना उसमें बहुत और आसानी से निकल आती है जल्दी से। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की तो इनवर्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है लूप के सेंटर पे। फिर से सुन लीजिए, इनवर्ड आती है मैग्नेटिक फील्ड अगर लूप में क्लॉकवाइज करंट है, और आउटवर्ड आती है मैग्नेटिक फील्ड अगर लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो। अब आइए इसके बाद बात करते हैं किसी सर्कुलर आर्क। भाई एक सर्कुलर आर्क की शेप में वायर है, करंट फ्लो कर रही है, पूछते हैं सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ऊपर लिखा जाता है आई के साथ ब्रैकेट में फाई मतलब जो सर्कुलर लूप है ना वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। तो फिर से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ऊपर लिखा जाएगा फाई इंटू फाई। अब जैसे मान लीजिए एक पूरा सर्कल होता तो अपने सेंटर पे 2 पाई एंगल सबटेंड करता है, तो फाई की जगह 2 पाई लिख सकते हैं। सेमी सर्कल रूप होता तो वो 180 यानी कि पाई एंगल सबटेंड करता है, तो फॉर्मूला हो जाता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू पाई। पूरा होता तो फाई की जगह 2 पाई, 1/4 होता तो पाई बाई 2। तो आप देख लीजिए कितना एंगल सबटेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज करंट है तो इनवर्ड होगी, एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो आउटवर्ड होगी लूप के सेंटर पे। उसके बाद बात आता है एक रिंग है, उसके एक्सिस पर, रिंग के आर रेडियस की रिंग है, उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। तो एक पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होती है, और वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू एन आई ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। फिर से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू एन मतलब नंबर ऑफ लूप। भाई कई बार होता है रिंग को लपेटा जाता है, 4-5 बार लपेट दिया, तो एन इज नंबर ऑफ लूप या नंबर ऑफ रिंग, कितने रिंग वहां पे कितने लपेटे बने हुए वायर के। तो अगर एक लपेटा है तो एन की जगह 1, 2 लपेटा है तो एन की जगह 2। तो नंबर ऑफ टर्न्स कहते हैं जिनको, नंबर ऑफ लपेटा है नंबर ऑफ टर्न्स। म्यू नॉट अपॉन 4/2 एन आई ए मतलब एरिया, अगर आर रेडियस है रिंग की तो पाई आर स्क्वायर एरिया होगा। तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर एन आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। आर रेडियस है और एक्स सेंटर से डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। सेंटर से एक्स दूरी पर पॉइंट पी है जिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग। मैग्नेटिक फील्ड पूछते हैं मैक्सिमम कहाँ होगी, तो रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है जब एक्स की वैल्यू 0 होती है। रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है, और आपको वैसे भी याद होगा रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, फाई की जगह 2 पाई, फाई की जगह 2 पाई। अब अगर कोई क्लोज लूप है उसमें करंट फ्लो कर रही है तो आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू फाई लगा सकते हो। अब दूसरी बात समझिएगा, कोई ऐसा लूप बनाया है कि एक तरफ से करंट आ रही है और दूसरी तरफ से करंट निकल के बाहर जा रही है,
और क्लोज लूप बीच में बन रहा है। जैसे एक वायर बनाओ, फिर एक सर्कल बनाओ, फिर एक और वायर बना दो, एक तरफ से आ रही है करंट, पूरे सर्कल में 2 पार्ट में क्रॉस होती है और फिर निकल के बाहर चली गई। तो एक क्लोज लूप है, लेकिन एक तरफ से करंट आ रही है और दूसरे तरफ से बाहर निकल रही है करंट। तो वायर 2 सिरे हैं, एंटर वाला, आउटर वाला, और बीच में कोई शेप बनी हो, कोई क्लोज लूप होना चाहिए। कैसा लूप होना चाहिए बीच में? क्लोज्ड। तो आप ऐसे समझ लो, फिर से समझ लो, सर्किल है, एक तरफ से आने वाला वायर लगा दो, उससे करंट भेज दो, और डायमेट्रिकली दूसरा पॉइंट लगा दो, डायमेट्रिकली कहीं पे भी लगा दो, उससे करंट को बाहर निकाल दो। तो ऐसी सिचुएशन में लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होती है 0, क्योंकि 2 पार्ट में बंटती है करंट, ऊपर वाले सर्किल में और नीचे वाले सर्किल में। अब क्लोज लूप कैसा भी बना सकते हो, एक स्क्वायर बना लो, एक तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ से बाहर निकाल दो। तो जितनी ऊपर वाले की वजह से फील्ड होती है उतनी नीचे वाले की वजह से। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं, क्लोज लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, आंसर होता है रिजल्टेंट 0। और कई बार ये पूछते हैं, एक क्लोज लूप है, एक तरफ से करंट आ रही है, एक तरफ से जा रही है, 2 पार्ट में अगर करंट बटी, ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में, तो ऊपर वाले पार्ट की वजह से और नीचे वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम वैल्यू होती है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है, तभी आता है रिजल्ट 0। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्ट निकालोगे 0 आ जाएगा। तो फिर से याद रखिएगा, एक क्लोज लूप है, बीच में किसी भी शेप का लूप हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक क्लोज लूप है, उसमें एक तरफ से करंट आ रही है और दूसरी तरफ से करंट बाहर जा रही है, तो उसके सेंटर पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है 0, और दोनों टुकड़ों की वजह से जो फील्ड होती है उसका रेशियो होता है 1। अब एक टेक्निक और याद रखिएगा, कई बार एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन होता है, 2 वायर है, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर मान लो दी है, इनफाइनाइट लेंथ के वायर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखे, 2 वायर आप टेबल पे रख दो और उनके बीच के डिस्टेंस 1 मीटर है, और कहते हैं एक ऐसा पॉइंट जो दोनों वायर से 1 मीटर पे है, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है आपको। एक बात कन्फर्म है कि आप टेबल पे अगर 2 पेन बना के रख दो मान लो, और वायर समझ लो उनको, और दोनों के बीच के डिस्टेंस मान लो कोई 1 मीटर रख लो, तो आप उस टेबल पर तो दोनों वायर से 1 मीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट नहीं निकाल सकते। अगर वो पहले वायर से 1 मीटर होगा तो दूसरे से 2 मीटर हो जाएगा, और 1 मीटर है तो बीच में तो ले ही नहीं सकते। तो पता है पॉइंट कहाँ होगा? पॉइंट होगा टेबल के ऊपर, हवा में। पहले से भी एक ट्रायंगुलर टाइप की शेप बनेगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर से समझ लीजिएगा, टेबल पर 2 वायर रख दीजिए, तो आप पेन मान लीजिए, 2 पेन रख दीजिए, आपको समझ में आएगा। 2 पेन रख दीजिए, और मैंने कहूँ दोनों पेन के बीच की डिस्टेंस रख देना कितना, 1 मीटर रख देना, या 1 फुट रख देना, 1 फुटा रख देना, 1 फुट। और मैं कहूँ ऐसा पॉइंट ढूंढो जो पहले से भी वायर से भी 1 मीटर पे हो और दूसरे भी से भी 1 मीटर पे हो। तो वो पॉइंट पता है उस प्लेन में नहीं होगा, कहीं ऊपर होगा, जेड एक्सिस पर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, तो उस दोनों वायर की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, दोनों वायर में करंट एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हो, तो मैग्नेटिक फील्ड आती है 2b साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट आती है तो 2b कॉस थीटा। और b क्या है? b किसी भी वायर, एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। लॉन्ग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? म्यू0/4πI/2πI/a, क्योंकि लॉन्ग वायर है ना, तो एम्पियर लॉ लगेगा, म्यू0/2πI/a, दैट इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड b। और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 2b साइन 60। और डायरेक्शन क्या होती है? सेम डायरेक्शन में अगर करंट होती है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल होती है। भाई आप टेबल पे 2 वायर रखना हॉरिजॉन्टल, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल आएगी। और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल आती है। कैसे आती है? वर्टिकल। तो आप कैसे अज्यूम करोगे? टेबल पे 2 पेन रख देना, मान लेना लॉन्ग वायर है, और दोनों से सेम डिस्टेंस पे आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर सेम डायरेक्शन में करें 2b साइन थीटा, डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करें 2b कॉस थीटा, और रिजल्टेंट डायरेक्शन वर्टिकल।
इसके बाद बात करते हैं सोलोनॉइड। सोलोनॉइड इज अ टर्न और लॉट ऑफ टर्न्स। आप सोलोनॉइड धारावाही परिनालिका हिंदी में कहते हैं। आप ऐसे वायर जैसे स्प्रिंग होती है वैसे ही स्प्रिंग की तरीके से आप लूप वायर बनाते जाओ और करंट पास करा दो, तो ये पूरा जो लूप बनेगा स्प्रिंग का दैट इज नोन एज सोलोनॉइड। उसको कहते हैं सोलोनॉइड। सोलोनॉइड में अगर करंट पास कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हम मेन बात करते हैं सोलोनॉइड के एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड। सोलोनॉइड के एक्सेस पर कोई पॉइंट P है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। तो मान लिया जो पॉइंट P है वो सोलोनॉइड के एक सिरे से अल्फा एंगल बना रहा है, पॉइंट के साथ एंगल है। फिर से ध्यान रखिएगा, पॉइंट के साथ, जैसे इनफाइनाइट लेंथ के वायर या वायर में लिया था, एंगल पॉइंट के साथ लेना है। हम हमेशा एंगल पॉइंट के साथ ही कंसीडर कर रहे हैं। तो किसी पॉइंट P पर, सोलोनॉइड के एक्सेस पर कोई पॉइंट P है जो सोलोनॉइड के एक सिरे से अल्फा एंगल बना रहा है, दूसरे सिरे से बीटा एंगल बना रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो लिख रहे हैं, तो 2 पाई एन आई, एन स्मॉल एन आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट, 2 पाई एन, एन क्या है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। भाई सोलोनॉइड में वायर स्प्रिंग की तरीके से होता है ना, तो सोलोनॉइड के यूनिट लेंथ में कितने टर्न हैं, नंबर ऑफ टर्न प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ। जैसे मान लो सोलोनॉइड में आपके टर्न है 100 और जो लेंथ है वो 2 मीटर। 100 टर्न है 2 मीटर में, बताओ 1 मीटर में कितने टर्न होंगे, 50, आधे हो जाएंगे। 100 टर्न है 2 मीटर में, तो 1 मीटर में कितने होंगे, 50। तो स्मॉल एन क्या होगा, 50। दैट इज नंबर ऑफ टर्न प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ। और अल्फा बीटा पॉइंट के साथ एंगल है। अगर मान लीजिए सोलोनॉइड बहुत लेंदी है, इनफाइनाइट लेंथ की सोलोनॉइड है, तो अल्फा भी 90 और बीटा भी 90 पे टेंड होगा। तो फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई साइन 90 प्लस साइन 90। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। तो सोलोनॉइड के अंदर इनफाइनाइट लेंथ की अगर यह लॉन्ग सोलोनॉइड होती है तो उसके अंदर उसके एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई और डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सेस। सोलोनॉइड के अंदर जो एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सोलोनॉइड के एक्सेस के अलोंग होती है। और अगर लॉन्ग सोलोनॉइड है तो म्यू नॉट एन आई, एन इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब एक छोटा सा पॉइंट और सुनिएगा। कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक लूप है, सर्कुलर लूप है, एक रिंग समझ लीजिए सर्कुलर, तार से मैंने मोड़ के बनाया है, आर रेडियस है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। अरे हम क्या काम करें ना, उसी तार को मोड़ के छोटे छोटे 2 लूप बना दे उसी तार से, या 3 लूप बना दे या 4 लूप बना दे, तो सेंटर पर जो रिजल्टेंट फील्ड आती है दैट इज एन स्क्वायर इंटू बी। बी मतलब शुरुआत वाली फील्ड, जब आर रेडियस की रिंग थी तो बी जो था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू फाई की जगह 2 पाई। तो जो एक बड़ी रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है बी सेंटर पे, अब बड़ी रिंग को हम छोटी रिंग में मोड़ मोड़ के कन्वर्ट कर दें, 2 रिंग में भी बना सकते हैं, 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने टर्न बनाएंगे उतनी ही बढ़ जाएंगी रिंग, 2 टर्न 3 टर्न उतनी रिंग की रेडियस छोटी हो जाएगी और टर्न नंबर ऑफ टर्न बढ़ जाएंगे। तो बी डैश की वैल्यू, बी फाइनल की वैल्यू एन स्क्वायर इंटू बी। एन मतलब अगर 2 टर्न बनाए तो एन मतलब 2, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 4 गुनी हो जाएगी। 3 टर्न बनाए तो एन मतलब 3, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड शुरुआत की 9 टाइम्स 9 गुनी हो जाएगी। 4 टर्न बना दे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड शुरुआत की 16 टाइम्स हो जाएगी। दैट इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट सुनिएगा। एक चार्ज जो है, चार्ज वो घूम रहा है किसी सर्कुलर पाथ में, तो भैया चार्ज घूमेगा तो चार्ज का चलना मतलब करंट, करंट समझ सकते हैं आप, और करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड। करंट अगर होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो अगर चार्ज घूम रहा है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है सेंटर पे, तो वही वो तो एक सर्किल आप एक रिंग मान सकते हो। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू फाई, और फाई की जगह 2 पाई क्योंकि चार्ज पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है।
तो आप उसको एक सर्कुलर रिंग मांग सकते हो। हाँ, अब बात आती है आई कितना होगा। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, क्यू अपॉन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यू अपॉन टाइम पीरियड। आप इसको क्यू बाई टी भी लिख सकते हो आई की जगह, या टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी लिख दो, वन अपॉन टाइम पीरियड बराबर फ्रीक्वेंसी। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी या क्यू इंटू एफ। तो आप रिजल्टेंट फार्मूला बन जाएगा बी, अगर एक चार्ज घूम रहा है तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई की जगह क्यू एफ अपॉन आर इंटू फाई की जगह 2 पाई। कभी कभी कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो आई की जगह 2 QF हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो 3 QF हो जाएगा। तो फॉर्मूला उस हिसाब से आप बदल लेना, 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 QF अपॉन आर इंटू फाई की जगह 2 पाई। अब एक पॉइंट और, अरे यार कहते हैं अगर एस एस बनाते हैं आप, एस एस में आप नोक बना दो कॉर्नर पे जहाँ पे एस एंड है, और एन बनाते हो, एन के दोनों सिरों पर नोक बना दो। तो एस का मतलब होगा कि करंट क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज करंट होती है तो साउथ पोल बनता है। और एन अगर बनाओगे तो एन के नोक बनाओगे नॉर्थ पोल, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो आप शेप बना के देख सकते हो। तो एस मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज करंट होती है तो साउथ पोल बनता है, और एंटी क्लॉकवाइज करंट होती है तो नॉर्थ पोल बनता है मैग्नेट का। अब कई बार होता है कि एक वायर की जगह पाइप ले लिया जाता है, पाइप साहब, हॉलो पाइप अगर होगा, हॉलो पाइप होगा तो भैया अगर उसमें मैं करंट फ्लो कराऊं तो करंट उसकी सरफेस से बाहर जाएगी, क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं, हॉलो है, खोखला है, तो करंट पूरी पूरी सरफेस से जाती है। अब आपसे कहते हैं कि बताइए इस हॉलो पाइप के अंदर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अरे इनसाइड 0 होती है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल फील्ड का बिहेवियर था, वही सेम तरीका यहाँ पर भी है साहब। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हॉलो पाइप कंडक्टर की तरह काम करता है, इनसाइड कितनी, 0 मैग्नेटिक फील्ड। साहब सरफेस पर देखना हो या सरफेस के बाहर देखना हो, वही पुराना नियम, पूरी पूरी करंट को सेंटर पे मान लो। गॉस थ्योरम में पूरा पूरा चार्ज सेंटर पे माना गया था, वैसे यहाँ पर पूरी पूरी करंट को सेंटर पे मान लो, और सेंटर से देख लो पॉइंट कितनी दूरी पर है, और सिंपल एम्पियर लॉ का फॉर्मूला लगा दो। तो अगर सरफेस पे देखना है तो करंट पूरी सेंटर पे मानेंगे, और सेंटर से कैपिटल आर दूरी है, अगर आर रेडियस है, कैपिटल आर रेडियस है पाइप की, तो सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर, सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन कैपिटल आर। और अगर आउटसाइड देखना किसी स्मॉल डिस्टेंस पर, तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, पॉइंट आउटसाइड है, फिर से वही सारी की सारी करंट सेंटर पे मानोगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन स्मॉल आर। दैट इज, ग्राफ खींचेंगे तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, सरफेस पर मैक्सिमम होगी, और फिर सरफेस के बाहर आउटसाइड जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होगी। तो जैसा ग्राफ आपने कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल फील्ड का खींचा था वैसे ही खींचेगा, पहले 0, आर इज इक्वल टू आर पर मैक्सिमम, और फिर 1 अपॉन आर हाइपरबोलिक ग्राफ। अगर पाइप मान लीजिए एक सॉलिड हो, पूरा हो, तो करंट पूरी सरफेस से क्रॉस होती है, थ्रू आउट द सरफेस। तो ये नॉन कंडक्टर वाला बिहेवियर होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड अब प्रेजेंट होती है, क्योंकि अब अंदर 0, कोई भी एम्पियर सर्किट बनाएंगे तो करंट 0 नहीं होगी। हॉलो वाले में अंदर कहीं पर भी एम्पियर सर्किट बनाते तो करंट उसके अंदर नेट बंद 0 होती, जबकि सॉलिड में अंदर करंट बंद 0 नहीं होगी। तो एक बार तो क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए हॉलो पाइप के अंदर, हॉलो पाइप जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इनसाइड स्मॉल आर डिस्टेंस पर सेंटर से आपको बताना करंट कितनी होगी। करंट यूनिटी मेथड से निकाल लो, पाई आर स्क्वायर में पूरा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर में करंट आई फ्लो कर रही है, 1 में कितनी फ्लो करेगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो अंदर जो छोटा वाला स्मॉल आर है उसका एरिया पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर में कितनी करंट फ्लो करेगी, तो आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ऊपर लिखेंगे पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इनसाइड पोर्शन में करंट कितनी आएगी, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो इनसाइड पोर्शन में जो छोटा पोर्शन है, पूरे एक सॉलिड पाइप है, उसके अंदर किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पर करंट कितनी होगी, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर।
इसी से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे आई की वैल्यू रख के। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और ऊपर लिखते हैं स्मॉल आर। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ऊपर लिखेंगे स्मॉल आर, यानी कि बी इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर। मतलब सेंटर से अगर हम सर्कमफेरेंस की तरफ चलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी क्योंकि स्मॉल आर होगा 0। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होती है? सरफेस पर। और फिर से वही बात, अगर सरफेस पे देखना है या सरफेस के बाहर देखना है तो जितनी भी करंट हो सेंटर पे मानो, डिस्टेंस सेंटर से देखो और एम्पियर लॉ लगाओ। तो सरफेस पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर कैपिटल आर, सरफेस के बाहर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन स्मॉल आर। ग्राफ खींचेंगे तो अब आर लेस देन आर, यानी कि इन साइड 0 नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर, यानी कि सरफेस पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी। आउटसाइड चले जाएंगे तो 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल होगी, तो हाइपरबोलिक कर्व बनेगा, दैट इज ग्राफ। तो फिर से सेंटर पर सॉलिड वायर है तो सेंटर पे 0 होती है, सरफेस पर मैक्सिमम, और बाहर 1 अपॉन आर की प्रोपोर्शनल। हॉलो वायर है तो अंदर कहीं पर भी 0 होती है, सेंटर पर भी 0, अंदर किसी भी पॉइंट पर 0, सरफेस पर मैक्सिमम और बाहर 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल।